सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोगों के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सेकेंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत आप लोगों के राजन सीरीज के बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में पार्ट नंबर 3। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने 2 पार्ट में पढ़ लिया है बहुविकल्पी क्वेश्चंस को। आज हम पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे और ये आखिरी पार्ट होगा राजन सीरीज का। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 102 से। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना किस प्रकार के ब्लॉक में की जाती है? शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक में, शैक्षिक रूप से परिपूर्ण ब्लॉक में, दोनों में या फिर कोई नहीं। दोस्तों, कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की स्थापना की जाती है ऐसे ब्लॉकों में जहां पर जो शिक्षा व्यवस्था होती है वो बहुत ही पिछड़ी हुई होती है, जहां पर लड़कियों को पढ़ने की सुविधा नहीं होती है। दोस्तों, इसीलिए इसको बनाने का मात्र एक ही उद्देश्य था कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को, कि जो ऐसी लड़कियां जो स्कूलों में नहीं आ पाती हैं, यानी कि ऐसे पेरेंट्स जो बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं, या ऐसी लड़कियां जो पढ़ नहीं पाती हैं, उनको पूरी सुख सुविधा दी जाए, उनको ठहरने की जगह दी जाए, उनको स्कूल में ही सारी व्यवस्थाएं मिले। तो इस तरीके से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का निर्माण हुआ। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना, हर ब्लॉक में आप देखोगे, किसी भी जिले के हर ब्लॉक में आपको एक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मिल जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन आ, शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक में। यहाँ पर बालक लिखा हुआ है, ब्लॉक होगा। क्वेश्चन नंबर 103 है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं को किस कक्षा में प्रवेश दिया जाता है? कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 या फिर सभी? आप सभी लोगों को पता है कि जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय होते हैं उसमें लड़कियों के ठहरने की भी व्यवस्था होती है, यानी कि वही स्कूल में ही रहती हैं और स्कूल में ही वो पढ़ाई करती हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर दोस्तों कक्षा 6 से लेकर के 8 तक की लड़कियां पढ़ती हैं। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन द, कक्षा 6, 7, 8 तीनों में ही लड़कियों को प्रवेश मिलता है। याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 104 है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं को शिक्षा किन किन कक्षाओं में दी जाती है? कक्षा 6, 7, 8, कक्षा 4, 5, 6, कक्षा 1, 2, 3 या फिर सभी? राइट आंसर है ऑप्शन आ, कक्षा 6, 7, 8 की शिक्षा दी जाती है। यानी कि लड़कियां जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में आती हैं वो कक्षा 6 में पढ़ती हैं, 7 में पढ़ती हैं और 8 में पढ़ती हैं। 3 साल तक वो शिक्षा ग्रहण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष प्रधानाध्यापक, ग्राम प्रधान, अध्यापक या फिर कोई नहीं। दोस्तों, ग्राम शिक्षा समिति का जब अध्यक्ष पूछेगा तो अध्यक्ष होता है ग्राम प्रधान, क्योंकि ग्राम का काम है, गांव का काम है। इसमें महत्वपूर्ण कौन होगा? ग्राम प्रधान ही होगा। अब इसके बाद इसके ठीक नीचे देखिए क्वेश्चन पूछा है, ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है? प्रधानाध्यापक, ग्राम प्रधान, दोनों या फिर कोई नहीं? दोस्तों, ग्राम शिक्षा समिति का सचिव होता है प्रधानाध्यापक। तो आप याद रखिएगा, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है ग्राम प्रधान और ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है? प्रधानाध्यापक। क्वेश्चन नंबर 107 है, ग्राम शिक्षा समिति में कितने अभिभावक होते हैं? दोस्तों, ग्राम शिक्षा समिति में 3 अभिभावक होते हैं। 3 अभिभावकों में कम से कम 1 महिला अभिभावक का होना जरूरी होता है। तो ऑप्शन आ बिल्कुल सही है, 3 अध्यापक, इसके 3 अभिभावक। क्वेश्चन नंबर 108 है, ग्राम शिक्षा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 5, 6, 7 या फिर कोई नहीं? दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन अ, 5। 5 कैसे हुए? ग्राम प्रधान और प्रधानाध्यापक ये 2 हो गए, उसके बाद 3 अभिभावक, टोटल मिलकर के 5 लोग होते हैं ग्राम शिक्षा समिति में। तो याद रखिएगा आपकी टोटल 5 लोग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 है, ग्राम शिक्षा समिति में कितने महिला अभिभावकों का होना आवश्यक है? 1, 2, 3 या फिर 4? कम से कम 1 महिला का होना आवश्यक है। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 110 है, ग्राम शिक्षा समिति का गठन किस धारा के अंतर्गत आता है? धारा 12, धारा 45, धारा 14 या फिर कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन आ, धारा 12। ग्राम शिक्षा समिति का गठन किस वर्ष किया गया? 2000 में, 2002 में, 2004 में या फिर कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन आ, सन 2000 में ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 112, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ? 1972 में, 1973 में, 1977 में या फिर 1992 में? राइट आंसर है ऑप्शन आ, 1972 में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का जन्म हुआ था। और आप सभी लोगों को पता है कि
उत्तर प्रदेश स्पेशल शिक्षा परिषद के द्वारा ही आप लोगों के प्राइमरी स्कूलों में भर्तियां की जाती हैं अभी तो फिलहाल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 113 है, बीआरसी समन्वयक सह समन्वयक अपने विकास क्षेत्र की न्याय पंचायत के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों का माह में कितनी बार निरीक्षण करते हैं? 2 बार, 3 बार, 4 बार या फिर 1 बार? ऑप्शन आ है 2 बार। क्वेश्चन नंबर 114 है, एनपीआरसी के प्रमुख को कहते हैं संकुल प्रभारी, बीएसए, एसडीआई या फिर सभी? दोस्तों एनपीईआरसी के प्रमुख को कहते हैं संकुल प्रभारी। याद रखिएगा आप लोग इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण है संकुल प्रभारी का पद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 115 है, एनपीआरसी समन्वयक अपने क्षेत्र के विद्यालयों का निरीक्षण प्रत्येक माह में कितनी बार करते हैं? दोस्तों एनपीआरसी के जो समन्वयक होते हैं वो अपने क्षेत्र के विद्यालयों का निरीक्षण कम से कम माह में 2 बार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है, राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ है? लखनऊ में, इलाहाबाद में, बनारस में या फिर मथुरा में? राइट आंसर है ऑप्शन आ लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 117 है, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ है? इलाहाबाद में, लखनऊ में, बनारस में या फिर कानपुर में? आप लोग अक्सर देखते हैं कि बच्चे राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान में ही जाते हैं। आप लोगों ने देखा भी है, कोई धरना देना होता है या फिर आप लोगों के परीक्षा की डेट निकलवानी होती है, पीएनपी के साथ साथ बच्चे राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान में भी जाते हैं। तो ये कहाँ है? ये भी इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में है। क्वेश्चन नंबर 118 है, राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का गठन किस वर्ष हुआ? दोस्तों राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का गठन हुआ 1999 में, 1999 में। और आप सभी को पता है कि इसमें किस तरीके से पढ़ाई होती है, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से, क्योंकि ये क्या है? मुक्त विश्वविद्यालय है। क्वेश्चन नंबर 119 है, सी मैट कहाँ है? इलाहाबाद में, लखनऊ में, आगरा में या कानपुर में? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन आ इलाहाबाद में। दोस्तों सी मैट इलाहाबाद में स्थित है, ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 120 है, एससीईआरटी का गठन हुआ? राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, एससीईआरटी का फुल फॉर्म है। दोस्तों एससीईआरटी का गठन एनसीईआरटी के आधार पर हुआ था, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। उसी के अकॉर्डिंग इसकी भी स्थापना की गई थी। जिस तरीके से देश में एनसीईआरटी होता है वैसे ही राज्यों में एससीईआरटी की स्थापना की गई थी। दोस्तों एससीईआरटी का गठन हुआ था 1981 में और इससे पहले 1961 में एनसीईआरटी का गठन हुआ था। तो इसके नीचे ठीक यही क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी का गठन कब हुआ था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1961। तो 1961 के ठीक 20 साल बाद 1981 में एससीईआरटी की स्थापना हुई। तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी की स्थापना में 20 साल का अंतर है, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 122 है, राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई? राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना 1964 में की गई, ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 123 है, एनसीटीई राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का गठन किया गया 1995 में। राइट आंसर है ऑप्शन आ। क्वेश्चन नंबर 124 है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रवेश लेकर किस कक्षा तक शिक्षा दी जाती है? आप सभी को पता है कक्षा 6, 7, 8 तक शिक्षा दी जाती है बालिकाओं को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में। तो ऑप्शन ब बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 125 है, सब बढ़ें किसका उद्देश्य है? सर्व शिक्षा अभियान, प्रौढ़ शिक्षा अभियान, साक्षरता अभियान या फिर कोई नहीं? दोस्तों सब बढ़ें आप सभी लोगों ने प्राइमरी स्कूल में ये बना हुआ देखा है। एक पेंसिल बना होता है, उस पर 2 बच्चे बैठे होते हैं और नीचे लिखा होता है सर्व शिक्षा अभियान। तो राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन आ सर्व शिक्षा अभियान। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 126 है, मानवीय संसाधन नहीं है, बालक, शिक्षक, प्रधानाध्यापक या फिर श्यामपट्ट? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन द श्यामपट्ट। क्वेश्चन नंबर 127 है, नगर शिक्षा संसाधन केंद्र जो कि नगर क्षेत्र के लिए है का संक्षिप्त रूप है? बीआरसी, यूआरसी, दोनों या फिर कोई नहीं? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब यूआरसी, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय होते हैं उनके लिए बीआरसी होता है और नगर शिक्षा संस्थान या नगर शिक्षा संसाधन केंद्र को हम क्या कहते हैं? यूआरसी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 है, स्वतंत्रता के बाद भारत की साक्षरता दर बढ़ी है, घटी है, स्थिर है या फिर उपयुक्त में से कोई? दोस्तों स्वतंत्रता के बाद भारत की साक्षरता दर बढ़ी है, यानी कि लिटरेसी रेट क्या हुई है? बढ़ी है, क्योंकि भारत में स्वतंत्रता के बाद भी धीरे धीरे शिक्षा के स्तर में सुधार होता गया और लोग पढ़ाई के क्षेत्र में और
आगे बढ़ते गए तो इसीलिए जो साक्षरता दर है वो बढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 129 है, एनसीएफटीई में 10+2 के बाद कितने वर्ष के प्रशिक्षण की चर्चा है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 या 5 वर्ष या फिर 10 वर्ष? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन स 4 या 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 130 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के निर्माण हेतु गठित राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष थे? श्री रोहित धनकर, प्रोफेसर यशपाल, मीना स्वामीनाथन या फिर प्रोफेसर गोपाल गुरु? राइट आंसर है ऑप्शन ब प्रोफेसर यशपाल। प्रोफेसर यशपाल ही 1992 की जो शिक्षा नीति थी या 1992 की संशोधित शिक्षा नीति के नाम से जिसे हम जानते हैं उसके भी अध्यक्ष थे, आपको याद होगा। क्वेश्चन नंबर 131 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में कितने अध्याय हैं? 4, 6, 5 या फिर 7? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन स 5, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में टोटल 5 अध्याय हैं। क्वेश्चन नंबर 132 है, प्रथम अध्याय का शीर्षक है परिप्रेक्ष्य, सीखना और ज्ञान, विद्यालय और कक्षा का वातावरण या फिर व्यवस्थागत सुधार? दोस्तों राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में प्रथम अध्याय का क्या शीर्षक है? क्वेश्चन नंबर 132 यही पूछ रहा है कि प्रथम अध्याय का शीर्षक क्या है? परिप्रेक्ष्य, सीखना और ज्ञान, विद्यालय और कक्षा का वातावरण या फिर व्यवस्थागत सुधार? दोस्तों सबसे पहला जो शीर्षक है वो है परिप्रेक्ष्य, इसके बाद आता है सीखना और ज्ञान। तो इस तरीके से पहले अध्याय के बारे में ही यहाँ पर पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ परिप्रेक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 133 है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय परियोजना कब से प्रारंभ की गई? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय परियोजना दोस्तों स्टार्ट की गई 2004-5 से, ऑप्शन ब बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 134 है, केजीबीवी यानी कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु गठित समिति में इनमें से कौन नहीं है? डीएम, बीएसए, सीडीओ या फिर डीआईओएस? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन द डीआईओएस। क्वेश्चन नंबर 135 है, एनपीईजीईएल का पूरा नाम क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको जरूर याद रखिएगा। एनपीईजीईएल का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है, एनपीईजीईएल। एक एक का मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले देखिए, नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स, नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। तो इसको आप लिख लीजिए और याद कर लीजिए। यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन आ बिल्कुल सही है, नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। ये कई बार प्रैक्टिकल में आप लोगों से पूछ लिया जाता है, जब आप लोगों का वाइवा होता है उसमें पूछ लिया जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फुल फॉर्म। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 है, एनपीईजीईएल के अंतर्गत चयनित मॉडल क्लस्टर विद्यालयों में कौन सी सुविधा होती है? पुस्तकालयों की स्थापना, निःशुल्क यूनिफॉर्म की व्यवस्था, लकड़ी के चौकी की व्यवस्था या फिर उपयुक्त सभी? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन द उपयुक्त सभी। ये सभी व्यवस्थाएं होनी चाहिए विद्यालयों में। क्वेश्चन नंबर 137 है, छात्र छात्राओं में गणित तथा अंग्रेजी विषयों के प्रति कमजोरी के निदान के लिए किसका संचालन किया जाता है? मेंटल कैंप, विषय संबंधी कैंप, रेमेडियल कैंप या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों छात्र छात्राओं में गणित तथा अंग्रेजी विषय के प्रति कमजोरी के निदान के लिए किसका संचालन किया जाता है? मेंटल कैंप, विषय संबंधी कैंप, रेमेडियल कैंप या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन ब विषय संबंधी कैंप। और दोस्तों यहाँ पर निदान की बात हो रही है, उपचार की बात नहीं हो रही है। जब निदान की बात होगी, निदान का मतलब हुआ कि आप किसी भी बच्चे के कमजोरी का केवल पता लगा रहे हैं। जब पता लगाया जाता है तो उसे कहते हैं हम निदानात्मक शिक्षा या फिर विषय संबंधी कैंप के माध्यम से शिक्षक कौन सा बच्चा किस विषय में कमजोर है इसका पता लगाते हैं, और फिर उसके बाद उसके उपचार के लिए वो रेमेडियल कैंप लगाते हैं। रेमेडियल कैंप में क्या होता है, बच्चे की जो विषयगत कमजोरी होती है उसको दूर कर दिया जाता है। तो उसके बाद ये इस कैंप के बाद फिर हम रेमेडियल कैंप लगाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा। क्वेश्चन नंबर 138 है, ईसीसीई किस वय वर्ग के छात्रों के या किस वय वर्ग के बच्चों के लिए है? दोस्तों यहाँ पर बच्चों की बात हो रही है। ऑप्शन है 3 से 6 वर्ष तक के बालक, 0 से 3 वर्ष तक के बालक, 0 से 6 वर्ष तक के बालक या फिर 2 से 6 वर्ष तक के बालक। दोस्तों जो ईसीसीई प्रोग्राम है इसे हम कहते हैं आरंभिक बाल्यकाल शिक्षा
और बाल माध्यम। तो दोस्तों आरंभिक बाल्यकाल शिक्षा की अगर हम बात करें अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, तो ये शुरुआत होती है पूर्व प्राथमिक विद्यालय से आप कह सकते हैं या पूर्व प्राथमिक शिक्षा से। तो ये होती है 3 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए। तो दोस्तों इसे हम पूर्व प्राथमिक शिक्षा के नाम से भी जानते हैं इसी परियोजना को। तो इस तरीके से यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 3 से लेकर के 6 वर्ष तक के बालक। इसके बाद हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 139 पर। समेकित बाल विकास सेवाएं कब से प्रारंभ की गईं? समेकित बाल विकास सेवाएं दोस्तों स्टार्ट की गईं 2 अक्टूबर 1975 से। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 140 है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ? 1613, 1618, 1609 या फिर 1600? दोस्तों राइट आंसर है 1600 ईस्वी। आप सभी को पता है 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। 2015 में ये क्वेश्चन आप देखिए पूछा गया है 2015 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 141 है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को ही हम कोठारी आयोग के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सा बिल्कुल राइट आंसर है। 1964 से लेकर के 1966 तक प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 142 है। बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया संयुक्त राष्ट्र संघ ने, भारत सरकार ने, यूनेस्को ने या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ ने बाल अधिकार प्रस्ताव को पारित किया था। ऑप्शन आ बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 143 है। शिक्षा को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? दोस्तों शिक्षा को संविधान के समवर्ती सूची में रखा गया है, यानी कि इस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं, जबकि केंद्रीय सूची में केवल केंद्र सरकार और राज्य सूची में केवल राज्य सरकारें ही कानून बना सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 144 है। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है? भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है चार्ल्स ग्रांट को। क्वेश्चन नंबर 145 है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस अनुच्छेद द्वारा बनाया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप प्लीज अच्छे से देख लीजिए दोस्तों। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009-21 का अनुच्छेद के द्वारा बनाया गया, जो कि हमारा मौलिक अधिकार, हर एक बच्चे का मौलिक अधिकार है कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक की शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 146 है। वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष आया? दोस्तों वुड का घोषणा पत्र आया 1854 में। दोस्तों अच्छे से आप लोग याद रखिएगा 1854 में आया था। क्वेश्चन नंबर 147 है। देश के प्रत्येक जनपद में डाइट की स्थापना किस संशोधित किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत की गई थी? आप सभी लोगों को अच्छे से पता है कि डाइट की स्थापना 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत की गई थी। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। ब्लैक बोर्ड योजना भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की ही देन है। क्वेश्चन नंबर 148 है। निस्यंदन या छनाई सिद्धांत के प्रतिपादक थे बेंटिक, ऑकलैंड, मैकाले या फिर एडम स्मिथ? दोस्तों ये क्वेश्चन जहां भी आता है मैंने हर जगह इसकी व्याख्या की है, हर जगह आपको समझाया है कि निस्यंदन सिद्धांत क्या है, छनाई सिद्धांत क्या है। किसी भी समाज में केवल और केवल उच्च वर्ग के कुछ धनी लोगों को शिक्षा दी जाए और उनसे जो शिक्षा उनको मिली है वो शिक्षा छन छन करके समाज में जितने निचले वर्ग हैं उनको मिले। ये कहा था लॉर्ड मैकाले ने, जो कि एक अंग्रेज थे। ये इनकी विचारधारा थी कि समाज के केवल उच्च वर्ग के मुट्ठी भर लोगों को शिक्षा दी जाए और वही शिक्षा छन करके समाज के निचले स्तर तक पहुंचे। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, जबकि आप सभी को पता है शिक्षा का अधिकार सभी लोगों को समान अधिकार है शिक्षा का। क्वेश्चन नंबर 149 है। सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, नवोदय विद्यालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद या फिर उपयुक्त सभी? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन द उपयुक्त सभी। ये सभी बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए ही बने हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत विद्यालय बनाए गए हैं, प्राथमिक विद्यालय। नवोदय विद्यालय भी इसलिए बनाए गए हैं जो प्रतिभाशाली बालक हैं वो नवोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा पास करके चले जाते हैं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद इसीलिए बनाया गया है। तो ये सभी राइट आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 150 है। बीईपी क्या है? बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम यानी कि बेसिक शिक्षा परियोजना। ऑप्शन आ बिल्कुल राइट आंसर है। आप देखिए 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 151 है। मध्याह्न भोजन योजना यानी कि मिड डे मील यानी कि एमडीएम का क्या उद्देश्य है? आप सभी को पता है एमडीएम, स्कूल में एमडीएम बनना क्यों शुरू हुआ? इससे बच्चों के नामांकन में वृद्धि होने लगी, बच्चे विद्यालय में पूरे समय तक रुकने लगे,
और इसके अलावा स्कूल आने के लिए प्रेरित भी होने लगे। तो ये सभी चीजें बिल्कुल राइट है, तो ऑप्शन द बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी, ये सभी चीजें हुई विद्यालयों में। क्वेश्चन नंबर 152 है, भारत सरकार ने सन 1992 में संशोधित कार्यान्वयन कार्यक्रम को कितने खंडों में बांटा है? 10 खंडों में, 23 खंडों में, 15 खंडों में या फिर 8 खंडों में? राइट आंसर है ऑप्शन ब 23 खंडों में। याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 153 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का सुझाव दिया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का सुझाव दिया था नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने। ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 154 है, NPEGEL में किस कक्षा की अपवंचित लड़कियों के अध्ययन करने का प्रावधान है? राइट आंसर है ऑप्शन ब जनसाला कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी संस्थाएं वित्तीय सहायता प्राप्त करा रही हैं? UNDP, UN, SPA, यूनिसेफ या फिर उपयुक्त सभी? दोस्तों, जनसाला कार्यक्रम के अंतर्गत ये सभी संस्थाएं वित्तीय सहायता प्राप्त करा रही हैं, तो ऑप्शन द बिल्कुल सही है। दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन थे, आपने सभी क्वेश्चंस को हल किया, सभी क्वेश्चंस को समझा और सभी क्वेश्चंस को आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से किस क्वेश्चन के आंसर में क्या-क्या चीजें आपको नई भी सीखने को मिली। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस तरीके से आपके राजन सीरीज के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए बहुविकल्पीय। हम पवन सीरीज के भी सभी क्वेश्चंस को करा देंगे और लगातार आप लोगों के सभी विषयों को ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे। बस दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको सभी विषयों के हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे, सभी विषयों के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे और सभी विषयों के आपको पवन और राजन सीरीज के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो ये सभी चीजें आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी। इस तरीके से आप पूरे यूट्यूब पर ढूंढोगे तो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा जहाँ पर आपको बढ़िया से हैंड रिटन नोट्स में क्लासेस पढ़ाई गई हों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए गए हों। और हम पूरी कोशिश करते हैं दोस्तों आपको बिल्कुल सही नॉलेज देने की, ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आए। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूला करिए। आपके कमेंट, आप लोगों के लाइक्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं हम लोगों के लिए और हमें बहुत 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 उत्साह मिलता है कि आप लोगों की लगातार ऐसे वीडियोस लेकर के आते रहें। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और साथ ही साथ आपको मैं एक चीज और बता दूं कि आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक यहाँ पर आपको एक आई बटन दिख रहा होगा, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर भी आपको सभी विषयों के वीडियोस लगातार मिलते रहते हैं और भी बहुत सारी चीजें, जानकारियां भी मिलती रहती हैं। तो बस ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए, सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए और जहां कहीं भी आपको कोई भी समस्या है हमसे पूछते हुए रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।